हेलो एंड वेलकम। प्रिपेयर आईएएस के एनसीईआरटी क्लास में आपका बहुत स्वागत है। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लर्न कर रहे हैं और इसमें हम बढ़ते हुए नए लेसन पे आ गए हैं, जिस लेसन का नाम है पृथ्वी की प्रमुख स्थल रूप। क्लास 6 की एनसीईआरटी पृथ्वी हमारा आवास, जिसका नया लेसन पृथ्वी के स्थल रूप आज हम लर्न करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो क्लास में और पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों को हम समझेंगे। देखिए, स्थल रूप जो होता है वो स्थल पर बनी हुई आकृति होती है और ये स्थल रूप दो प्रकार से बनता है। स्थल रूप जो है वो दो प्रकार से बनता है, यानी स्थल रूपों के निर्माण के कारक बल, मतलब कौन से बल हैं जो स्थल रूप के निर्माण के कारक होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब आप बेसिक्स पे आ गए हैं। यहीं से जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है या जो भौतिक भूगोल होता है, इसकी शुरुआत यहीं से। स्थल रूपों के निर्माण के लिए कारक बल, तो देखिए पृथ्वी के एक होता है आंतरिक बल या क्रिया और एक होता है बाह्य क्रिया या बल। तो आंतरिक बल कहें या बाह्य बल कहें या आंतरिक क्रिया या बल या बाह्य क्रिया या बल, आपको ये पता है कि पृथ्वी के नीचे प्लेटों की स्थिति है। यानी पृथ्वी के ऊपर का जो धरातल है, चाहे वो सागरीय तल हो या सागर का नितल हो या महाद्वीपों का नितल, दोनों ही स्थितियों में जो बल है वो, यानी पृथ्वी के नीचे का बल, वो उन प्लेटों को चलाता रहता है। यानी पृथ्वी के नीचे या धरातल के नीचे चीज़ें चलायमान हैं, गतिमान हैं। और जब चलायमान या गतिमान होंगी तो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि उनमें कोई परिवर्तन होगा। तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण, यानी पृथ्वी के अंदर जो बल लगते हैं, उन बल के कारण अलग अलग स्थल रूपों का निर्माण होता है। देखते हैं आपके टॉपिक में क्या क्या है। चलिए देखिए, आंतरिक बल की प्रक्रिया में दो कार्य होते हैं। पहला, पृथ्वी का धरातल ऊंचा उठना, जिसे हम उत्थान कहते हैं। पृथ्वी के धरातल का, ऐसा सेंटेंस लिखिए, पृथ्वी के धरातल का ऊंचा उठना जिसे उत्थान कहते हैं। दूसरा, पृथ्वी के धरातल का नीचे धंसना। ठीक, तो दो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी पृथ्वी के धरातल का ऊंचा उठना और पृथ्वी के धरातल का नीचे धंसना। ये दो प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है, ये दो प्रक्रियाएं ही पृथ्वी पर विभिन्न स्थल रूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। दूसरी प्रक्रिया है पृथ्वी का बाह्य बल। और जो ये पृथ्वी का बाह्य बल होता है, ये बाह्य बल इस आंतरिक बल के विपरीत काम करता है। आंतरिक बल की प्रक्रिया में क्या क्या निर्माण होता है? आंतरिक बल की प्रक्रिया में जो निर्माण होता है वो पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है और मैदान का। ऐसा कैसे? पृथ्वी की आंतरिक बल की प्रक्रिया के कारण। जब कोई भी स्थल रूप या तो ऊपर की तरफ उठ जाए या नीचे की तरफ
आ जाए या कोई भी स्थल रूप धरातल पर बन जाए तो बाह्य बल की प्रक्रियाएं कार्य करने लगती है। बाह्य बल की प्रक्रिया कैसे काम करती है? बाह्य बल की प्रक्रिया दो रूपों में काम करती है, एक अपर्दन और दूसरा निक्षेपण। अब इस बाह्य बल में कौन कौन से कारक कार्य करते हैं? देखिए, बाह्य बल जो होता है ये पूरी जो अपर्दन और निक्षेपण जिनको भी हम पढ़ेंगे उनको कौन कौन करता है? ये कार्य करता है जल। ये कार्य कौन करता है? ये कार्य करती है हवा। ये कार्य करती है हिमानी। ये तीनों ही क्या करते हैं? बाह्य क्रिया बल लगाते हैं, यानी बाह्य क्रिया करते हैं। और किसके माध्यम से? अपर्दन के माध्यम से और निक्षेपण के माध्यम से। अपर्दन का अर्थ होता है चट्टानों का स्थानांतरण या चट्टानी टुकड़े या चट्टानी चूर्ण। तो चट्टानी टुकड़े या चट्टानी चूर्ण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। कैसे ये स्थिति होती है? एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। अंतर्जात या बहिर्जात बलों के कारण ये स्थलीय भाग ऊपर उठ गया था, तभी इस पे इन तीनों में से किसी एक ने कार्य किया। चलिए जल के कार्य को मान लेते हैं। जल ने क्या किया? ऊपर के भाग को तोड़ा और अपने साथ ले जाकर के कहीं पर इकट्ठा कर दिया। तो ये जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है जल की, जो जल अपने साथ बालू लेके आता है, बजरी लेके आता है, कंकड़ पत्थर लेके आता है, यही क्रिया कहलाती है अपर्दन। और जब वो जल या हिमानी या वायु इन टुकड़ों को कहीं ले जाके इकट्ठा कर देता है तो यही क्रिया कहलाती है निक्षेपण। यानी अपर्दन और निक्षेपण से भी स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो स्थल रूपों के निर्माण की दो प्रक्रियाएं हो गई, एक आंतरिक बल प्रक्रिया, एक बाह्य बल प्रक्रिया। आंतरिक बल प्रक्रिया पृथ्वी के धरातल का ऊंचा उठ जाना या पृथ्वी के धरातल का नीचे धंस जाना, जिसमें पर्वत पठार मैदान का निर्माण होता है। ऐसी ही स्थितियों में जब ये भाग ऊपर उठ जाते हैं, नीचे धंस जाते हैं, तो जल, हवा या हिमानी जो धरातल के ऊपर काम करती हैं वो अपर्दन की क्रिया करती हैं, निक्षेपण की क्रिया करती हैं, जिनसे भी क्या होता है? जिनसे भी स्थल रूप बनते हैं। इनसे भी क्या होता है? स्थल रूप बनते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। अब पहला पॉइंट है पर्वत। पर्वत, पर्वतों की स्थिति को अगर हम समझें तो दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है कि 600 मीटर से ऊंचे, पहली कंडीशन कि 600 मीटर से ऊंचे, और कैसी? प्राकृतिक ऊंचाई। ये पर्वत क्या होते हैं? पर्वत द्वितीय क्रम के उच्चावच होते हैं और ये प्राकृतिक ऊंचाई होती है। तो 600 मीटर ऊंचे, प्राकृतिक ऊंचाई। और दूसरी खास बात कि संकुचित यानी छोटा शीर्ष और चौड़ा यानी बड़ा आधार, ये सब पर्वतों की विशेषताएं हैं। संकुचित शीर्ष होगा और चौड़ा आधार होगा, और अगर 600 मीटर से ऊंचा ऐसा कोई भाग हो तो वो क्या होता है? वो पर्वत होता है। कुछ पर्वत एक दूसरे के साथ एक लाइन में होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कुछ पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से समानांतर क्रम में होती हैं, जैसे
हिमालय, एंडीज, रॉकीज। तो पर्वत की विशेषता क्या हो गई? 600 मीटर से ऊंचा, जिसकी प्राकृतिक ऊंचाई हो, संकुचित शीर्ष हो, चौड़ा आधार हो और तीव्र ढाल। ये सभी विशेषताएं अगर हैं तो कोई भी जो भाग होता है वो क्या होता है? पर्वत होता है। अब पर्वतों के हम प्रकार पे आ जाते हैं। पर्वतों के प्रकार। देखिए, पर्वतों के प्रकार को उनकी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, यानी कैसे वो बने हैं उस प्रक्रिया के आधार पर हम करें तो पर्वत प्रकार। पर्वत प्रकार को पहले देख लेते हैं। देखिए, 3 मुख्य पर्वत, एक वलित पर्वत, दूसरा भ्रंश पर्वत और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। ये 3 तरह के पर्वत हैं, वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। देखिए, जो वलित पर्वत है इनका निर्माण चट्टानों में दबाव से होता है, यानी चट्टानों में दबाव पड़ेगा तो चट्टानें ऐसा मोड़दार स्थिति में मुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा? मोड़दार पर्वत बनेगा। और जब भ्रंश पर्वत की स्थिति होगी तो भ्रंश पर्वत की स्थिति में जब चट्टानों में तनाव होता है तो इस तनाव की स्थिति में धरातल का कोई भाग नीचे उठ जाता है और कोई भाग ऊपर की तरफ चला जाता है। ये अलग अलग चट्टानों के प्रकार हैं। अलग अलग चट्टानों के प्रकार। यहाँ पे इस भाग में धंसाव हुआ है और ये जो भाग हैं जिनमें क्या हुआ है? इन भागों में उठाव हुआ है। तो जो ऊपर उठे हुए भाग हैं उन्हें हम भ्रंश पर्वत कहते हैं। जो ऊपर उठे भाग हैं उन्हें भ्रंश पर्वत कहते हैं, जो नीचे उठे भाग हैं उन्हें हॉर्स्ट या ग्राबेन कहते हैं। आपकी बुक में यही नाम है, इसलिए मैंने वही नाम यूज किया। जो ऊपर उठे भाग हैं उन्हें हम भ्रंश पर्वत और जो नीचे हुए भाग हैं उन्हें हम ग्राबेन कहते हैं। इन्हें रिफ्ट वैली भी हम कहते हैं। तो भ्रंश पर्वत और ग्राबेन। फिर जो तीसरा प्रकार है उत्खंड या हॉर्स्ट, इनके अलग अलग नाम। और ग्राबेन, इनका भी एक नाम। इन्हें हम कहेंगे द्रोणिका भ्रंश। तो द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन और भ्रंश पर्वत यानी उत्खंड या हॉर्स्ट। ये 2 स्थितियां बनती हैं किसमें? भ्रंश पर्वत में। अब तीसरा देखिए आता है प्रकार ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वतों के उदाहरण भी लिख लेते हैं, जैसे हिमालय,
जैसे आल्प्स, जैसे रॉकीज, एंडीज। हिमालय भारत में, आल्प्स यूरोप में, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। इसके अलावा भी पर्वत हैं, एटलस अफ्रीका में, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी मोड़दार पर्वत हैं जो इन प्रक्रियाओं के कारण अब अपनी वर्तमान स्थिति, अपनी जो पहले की स्थिति उसमें नहीं रह गए। वो हम इस पार्ट में देखेंगे या इस पार्ट में देखेंगे। यहाँ पे राइन नदी की घाटी यानी हॉर्स्ट और ग्रैबन के लिए राइन नदी की घाटी और वास जेज पर्वत बहुत फेमस है। भारत में ही ऐसी स्थिति नर्मदा नदी और विंध्याचल पर्वत के साथ मिलती है। फिर ज्वालामुखी पर्वतों की बात करते हैं हम। देखिए ज्वालामुखी पर्वत क्या है। जब ज्वालामुखी पर्वत को हम कहते हैं तो धरातल के नीचे से क्या होता है, एक पाइप होता है, ये पाइप से लावा निकलता है और ये लावा क्या होता है, ये लावा जमा हो जाता है, अपने आसपास क्या होता है, लावा जमा हो जाता है। आपको ये पता है कि ज्वालामुखी से गैसेस निकलती हैं, ज्वालामुखी से बम, ब्रेसिया, लैपली यानी उसके जो टुकड़े होते हैं वो निकलते हैं, धूल निकलती है, धुआं निकलता है, राख निकलता है। तो जब ये सब किसी क्षेत्र में निकलकर ठंडे हो जाते हैं तब ऐसा शंक्वाकार ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ये जो ऊपर भाग है ये वही गैस और धूल है, गैस है, जलवाष्प है और धूल है। जबकि ये क्या है, ये लावा शंकु है। शंकु किसका बना है, लावा का बना है। ठीक, ये नली है जिससे सारा पदार्थ निकलता है। तो ऐसे अगर हम ज्वालामुखी पर्वतों की बात करें तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में और फ्यूजियामा जापान में, ये दोनों किस प्रकार के उदाहरण हैं, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। अब हम, ये तो स्थिति हो गई पर्वत की। अब बात करते हैं पठार। देखिए पठार एक मेज के आकार के स्थल रूप होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, यानी इनका निर्माण मैदानों और इनका निर्माण महाद्वीपों और सागरों के निर्माण के बाद हुआ। जिस प्रकार से जो पर्वत होते हैं वो धरातल के ऊपर भी हो सकते हैं और बहुत से ऐसे पर्वत हैं जो महासागरों में नीचे भी हैं। तो ऐसे पठारों की भी स्थिति होती है, ये धरातल पे ऊपर भी हैं और सागरों के नीचे भी हैं। इनका कोई एक या दो से ज़्यादा भाग खड़ा ढाल का हो सकता है, ऊपर का भाग शीर्षाकार का हो सकता है। ये 200, 300, 400, 500 मीटर तक ऊंचे भी हो सकते हैं और 5000 मीटर तक भी ऊंचे हो सकते हैं, जिसका उदाहरण तिब्बत का पठार है जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यही पठारी क्षेत्र जो होते हैं वो खनिजों के भंडार हैं। पठारी क्षेत्र क्या है, खनिजों के भंडार हैं। जैसे दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, चाहे वो छोटा नागपुर का पठार हो, चाहे वो कर्नाटका आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, यहाँ विभिन्न प्रकार के जो धात्विक और अधात्विक खनिज हैं वो दोनों ही मिलते हैं। तो पठार क्या है,
खनिजों का स्थल रूप, खनिज वहां पर बहुत मिलते हैं। आकार आपने देख लिया, आगे देखते हैं आपके टॉपिक में क्या है। ठीक है, पर्वतों पठारों के उदाहरण की हम बात करें तो ऐसे केन्या, तंजानिया, पठार की बात करें हम तो केन्या, तंजानिया आपके जो उदाहरण है बुक में, हम उन्हीं उदाहरणों को लेंगे। ठीक, केन्या, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, पश्चिमी यूएसए, ये सब क्या है? ये सब उदाहरण हैं पठारों के जो खनिजों के भंडार होते हैं। इसके अतिरिक्त अभी हम विशेषताओं पे आएंगे, फिर बात हम करते हैं एक और स्थल रूप की जिन्हें हम मैदान कहते हैं। देखिए, मैदान जो होते हैं वो लगभग 200 मीटर तक ऊंचे होते हैं और ये उर्मिल भी हो सकते हैं और तरंगित भी हो सकते हैं। मतलब लगभग समप्राय और थोड़े ऊंचे नीचे भी हो सकते हैं। ये मैदानों की बात है। मैदान की क्या खास बात होती है? ये बनते कैसे हैं? इनका निर्माण होता है, निर्माण कैसा होगा? इनका निर्माण नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा होता है। ठीक, जब नदियां अपने, देखिए यहां पर उदाहरण है, जब नदियां पठारी या पर्वतीय भाग से आती हैं तो अपने साथ ढेर सारा निक्षेप लेके आती हैं, बालू, बजरी, कंकड़, पत्थर, और धीरे धीरे उन्हें क्या करती हैं? उन्हें जमा करती जाती हैं और उन्हीं के जमा करने से किसका निर्माण होता है? मैदानों का निर्माण होता है। देखिए ये बनाया हुआ है। भारत में सिंधु, सतलज, गंगा, कोसी, ब्रह्मपुत्र का मैदान ऐसा ही मैदान है जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। शब्दों पे आप लोग ध्यान दें। चलिए, अब हम इन सबकी विशेषता पे आते हैं कि इन सबकी विशेषता से क्या क्या होता है। एक एक की विशेषता पे आते हैं। विशेषता क्या मतलब? लाभ। पहला लाभ पर्वत का। तो पर्वत का लाभ जो है वो पर्वत का लाभ है कि नदियां, जमी नदियां जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं हिमानी के स्रोत होते हैं पर्वत, और इन्हीं हिमानी के स्रोतों से क्या निकलती है? नदी निकलती है। जब नदियां होंगी तो जल विद्युत का निर्माण होगा। पर्वत पर्यटन के क्षेत्र होते हैं जिसमें क्या क्या होता है? रिवर, जिसमें रिवर राफ्टिंग, देखते हैं उदाहरण क्या क्या आपके बुक में है। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग,
हैंग ग्लाइडिंग, ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं? पर्वतीय क्षेत्र में होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो तापमान होता है वो क्या होता है? वो कम होता है, और मौसम सुहावना होने की वजह से पर्वत की ये सारी प्रक्रियाएं या उनके लाभ होते हैं। पर्वत के नुकसान भी हैं, जैसे ऊंचा होने के कारण जो जीवन है, नुकसान को हम दूसरे कलर में लिखें तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। इनके जो ड्रॉबैक्स हैं, वो ड्रॉबैक क्या हैं? इन्हीं पर्वतों के ड्रॉबैक हैं, ये जमी हुई नदियों को कुछ ऐसे हम समझ लेते हैं, ठीक, यही इनके कुछ ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक को भी हम देख लेते हैं, जैसे कृषि योग्य भूमि का अभाव, मतलब कृषि योग्य भूमि का क्या होता है? पर्वतों पे अभाव होता है। दूसरा, जीवन यापन क्या होता है? पर्वत पे रहना है तो कठिन होता है कि नहीं है? और तीसरी विशेषता, इनका यहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है, ठीक। ये क्या है? पर्वतों की विशेषताएं हैं। आइए अब हम देखते हैं पठारों की विशेषताएं। पठारों का लाभ और हानि, या पठारों का लाभ वगैरह नहीं लिखते हैं, सीधे हम पठार ही लिखते हैं। लाभ और हानि हम अभी समझेंगे, ठीक। पठार, यहीं पे पर्वतों में एक और आपको खास बात बताएं कि पर्वत से ही क्या मिलता है? जंगल के उत्पाद भी तो पर्वत से मिलते हैं। गोंद है, वृक्षों में लकड़ियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये सब कहाँ मिलते हैं? ये सब पर्वतों में ही मिलते हैं, ठीक है। अब पठार में आते हैं। पठार का जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो है खनिज। दूसरा, पठार आपको सबसे महत्वपूर्ण बात देते हैं, वो क्या देते हैं? पठार आपको बना के देते हैं क्या देते हैं? आपको देते हैं जल प्रपात। धुआंधार भेड़ाघाट जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास ऐसा ही है। ये क्या है? ये जल प्रपात, ठीक है। पठार ये खनिज देते हैं, जलप्रपात देते हैं। इसके अतिरिक्त हुंडरू घाट जलप्रपात, देखिए कुछ उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार स्वर्णरेखा नदी पर, यहां लिख दे रहे हैं। छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार में उदाहरण आपके बुक में है। स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी, हुंडरूघाट प्रपात। और उदाहरण देख लेते हैं। कर्नाटक में जोग प्रपात, जोग या गरसोपा, ये सब कहां पर हैं? ये सब हैं पठारों में। फिर तीसरी स्थिति, मैदान की विशेषताएं देख लेते हैं। मैदान की विशेषताएं, मैदान की पहली विशेषता है कृषि योग्य भूमि। मैदान की खास बात होती है सघन जनसंख्या,
मैदान की कुछ मुश्किलें भी हैं, जैसे बाढ़। ऐसे ही पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में ज्वालामुखी घटनाएं प्रायः घटित होती रहती हैं, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में। मैदान पर और विशेषताएं, जीवन यापन क्या है यहाँ पे, सरल है। आप मैदान में रहते हैं, सरल है। मैदान की खास बात, परिवहन के विविध साधन हैं। मतलब क्या हो सकता है, आप साइकिल चला सकते हैं, यहाँ पे साइकिल चला सकते हैं। आप यहाँ पर मोटर चला सकते हैं। आप यहाँ पर रेल चला सकते हैं। ये सारी स्थितियां कहाँ पे हैं, यानी साइकिल से लेकर रेल तक, ये सिर्फ कहाँ चल सकती हैं, मैदानी क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में भी ये स्थितियां हैं, लेकिन बहुत सीमित क्षेत्रों में है, बहुत सीमित एरियाज में है, ज़्यादा जगह नहीं चल सकती हैं। तो मैदानों में क्या होता है, जीवन यापन आसान होता है, कृषि उपज ज़्यादा होती है। बाढ़ की समस्या इसकी प्रमुख समस्या है, जबकि परिवहन के साधन इस क्षेत्रों में जो जीवन यापन है उसको आसान बनाते हैं। उद्योग धंधों की स्थिति भी क्या है, मैदान में ज़्यादा है, अच्छी है। आसानी से लग सकते हैं, खासकर ऐसे उद्योग जिनमें बाजार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चाहे जैसे कपड़ा उद्योग हुआ या कंप्यूटर उद्योग हुआ। इनके लिए एक बाजार की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए मैदान सबसे उपयुक्त स्थान होते हैं। चीन में यांगटीसी का मैदान, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, उदाहरण भी देखते रहिए। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब आपके टॉपिक में लास्ट सेक्शन जो है वो है स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप एवं लोग। अभी हमने उदाहरण के रूप में देखा कि स्थल रूपों के आधार पर मानव जीवन की अलग अलग दशाएं होती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में पहला उदाहरण हम लेते हैं पर्वत। पर्वत पर जीवन क्या है, पर्वत पर जीवन कठिन है। पर्वत प्राकृतिक दशाओं के उच्चतम स्थल रूप हैं। ढाल वहां पर तेज है, कृषि उपजाऊ भूमि है नहीं, तो वहां पर क्या होगा, जीवन यापन कठिन होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान कम होना, ज्यादा स्थलों पर बर्फ का होना, वहां पर क्या करती है, वहां पर मैदानों और पठारों के अपेक्षा जो जीवन यापन है वो मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब हम पठारों में आते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, वहां पे जीवन यापन पर्वतों से थोड़ा सा आसान होता है। जहां पर्वतों में ज्वालामुखी की घटना, भूस्खलन की घटना, पर्वतों पे ही भूकंप की घटना, तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बादल का फटना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो भी पर्वत पर जीवन को क्या करती हैं, कठिन बनाती हैं। साथ में ही बहुत ज़्यादा खनिज नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा स्थल रूप नहीं है जो कृषि के लिए उपयुक्त हो, तो पर्वतीय जीवन आम मैदानों और पठारों की अपेक्षा कठिन होता है। दूसरी बात, पठारों पे भी कृषि उपजाऊ भूमि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन क्षेत्रों में जो धात्विक और अधात्विक खनिज हैं वो भारी मात्रा में पाए जाते हैं, और धात्विक और अधात्विक खनिज जो भारी मात्रा में पाए जाते हैं उनके कारण पठारों पर जनसंख्या की सघनता भी अधिक है। इसके अतिरिक्त वाटरफॉल्स यानी जलप्रपात,
नदियाँ, ये सब मिलकर के पर्यटन की भी एक दशा बनाते हैं, जिससे पठारों पर जो जीवन यापन है वो पर्वतों की अपेक्षा थोड़ा सा आसान है। और कुछ ऐसे पठार हैं जहाँ पर कृषि योग्य भूमि है, जैसे महाराष्ट्र के ऊपर काली मिट्टी, जिसपे कपास का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पठारी क्षेत्र भी कृषि की उपज अच्छी देते हैं, जिसका हमने उदाहरण अभी देखा कि महाराष्ट्र और गुजरात में किसका उत्पादन, कपास का उत्पादन अधिक होता है। भारत का उदाहरण लें तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला अलग अलग कृषि क्षेत्रों में अग्रणी उत्पादक हैं। आगे देखते हैं हम। फिर मैदान, तीसरा, जीवन जीने के लिए सबसे सरलतम क्षेत्र मैदान। नदियों का उपजाऊ क्षेत्र, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का इकट्ठा करने से बनता है। मैदान उपजाऊ होता है, यहाँ पर सरल स्थल रूप हैं, ऊंचाई नीचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, एक जैसी स्थिति होती है। परिवहन के, जीवन यापन के सबसे सरलतम और सबसे आधुनिकतम साधनों की जो उपलब्धता है वो मैदानी क्षेत्रों में होती है। लेकिन इन मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या की सघनतम अधिकता, सबसे सघन जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में रहती है। तो क्या हुआ, तो हमने पानी का और संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण आज मैदानी क्षेत्र में भी जल की समस्या एक प्रमुख समस्या बन के आ गई है। और अनियमित नगरीकरण के चलते जल जमाव और बाढ़ की समस्या अब मैदानी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या बन गई है, जिससे हर वर्ष बहुत भारी मात्रा में जनधन का नुकसान होता है। तो हमने आंतरिक बल और वायु क्रिया बल के सारे प्रकार देखे। हमने देखा कि किस प्रकार पर्वत बनते हैं, बिगड़ते हैं, उनका अपर्दन और निक्षेपण होता है। और जब पर्वतों का अपर्दन निक्षेपण होता है, पर्वतों का अपर्दन और निक्षेपण हो, तो कुछ उदाहरण हमेशा याद रखिए। जैसे वो कौन से उदाहरण हैं? वो उदाहरण हैं भारत में अरावली। अरावली विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है, ठीक है, यानी वलित पर्वत है। और आज ये अपक्षय और अपर्दन की अलग अलग प्रक्रियाओं के कारण, यानी अपक्षय और अपर्दन की भारी प्रक्रिया के कारण अब केवल क्या है, केवल कुछ टीलों के रूप में बचे हुए हैं। ऐसे ही उदाहरण यूएसए में अपलेशियन पर्वत है, यूरेशिया में यानी यूरोप और एशिया के बीच यूराल पर्वत है। ये सभी क्या हैं? ये सभी आज अपने वास्तविक रूप में नहीं हैं, इनमें अपर्दन और निक्षेपण का प्रभाव हो गया है। ये किसके प्रभाव अपर्दन और निक्षेपण होते हैं? अपर्दन और निक्षेपण जल से होते हैं, हवा से होते हैं, हिमानी से होते हैं। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप और इन पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों की जो विशेषताएं थी वो हमने इस पाठ में चर्चा में की। दूसरे पाठ में हम फिर दूसरे लेसन के साथ आएंगे जो भारत से संबंधित होगा और हम वहां पर भारत के स्थल रूपों को, भारत की विशेषताओं को समझेंगे। 6 की एनसीईआरटी में, जिसे पृथ्वी हमारा आवास कहते हैं, अब उसमें हमने कितने लेसन को पढ़ा? हम 5 लेसन पढ़ चुके हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ चुके हैं, 7वां पृथ्वी के प्रमुख, 6ठा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पढ़ चुके हैं। अब 2 लेसन इसमें बाकी हैं, एक हमारा देश भारत और भारत जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो इस क्लास में बस इतना ही। दूसरी क्लास में हम भारत की हमारा देश भारत 7 चैप्टर के साथ फिर क्लास लेंगे। तब तक गुड बाय एंड गुड लक।